कलर और ब्रश ही नहीं बल्कि कई बार हमारा पेपर भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी वाटर कलर पेंटिंग्स के ख़राब होने का। हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं रिसेंटली अपना रूम क्लीन कर रहा था तो मुझे अपनी कुछ पुरानी ड्राइंग्स मिली जो कि लगभग 2 से 3 साल पुरानी होंगी और स्पेशली जो कि वाटर कलर की ड्राइंग थी। मैं उस टाइम पे अभी जब वाटर कलर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बहुत गंदी ड्राइंग थी उस टाइम पे जो मुझे अभी देखने को मिली। फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने वो रख दी है। लेकिन उस टाइम पे जो एक चीज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उस टाइम पे तो खैर मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब वो चीज़ समझ में आती है जो कहीं ना कहीं पेंटिंग को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि ये पेपर्स। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे कलर होने चाहिए, ब्रश होने चाहिए, तभी हमारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, जो कि थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है इस चीज़ का। क्योंकि जो ग्रेड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप बहुत ज़्यादा थोड़े से एक्सपेंसिव कलर लेते हो तो वो आर्टिस्ट के लिए प्रोफेशनली रहते हैं तो वो थोड़ा सा रिचनेस रहती है उसमें, उनका टाइम ज़्यादा रहता है, मतलब चमक ज़्यादा रहती है ज़्यादा सालों तक, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में कोई कॉस्टली चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉस्टली और सही चीज़ में डिफरेंस होता है। जैसे कि कॉस्टली चीज़ें लाइक आप 10,000 के 5,000 के कलर ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। लेकिन 600-700 रुपये में ही आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पेपर को लेकर एक कन्फ्यूज़न जो लोगों में रहता है कि हम बहुत ज़्यादा जब तक महंगे पेपर को यूज़ नहीं करेंगे तब तक पेंटिंग सही नहीं बनेगी। ये एक पॉइंट हो सकता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ठीक है कि पेपर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेरी पास्ट की जो पेंटिंग रही है वो कुछ बेसिक रीजंस के कारण ख़राब हुई हैं, जिनमें पेपर का जो रोल है, जो कि पेपर किस टाइप का होना चाहिए, अगर आपको ये पता हो तो आपकी पेंटिंग ऑलरेडी बहुत सॉलिड बनेगी। बेसिकली कुछ बेसिक रीज़न होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए जब हम पेपर को यूज़ करते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको कुछ पेपर के डेमोज भी दूंगा जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का वर्क करने वाले हो। लाइक जब आप बहुत ज़्यादा क्विकली वर्क करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं होता तो एक नॉर्मल साइज़ का पेपर भी काफ़ी रहता है। लेकिन काफ़ी एडवांस वर्क जहाँ पे आपको काफ़ी देर तक वाटर को यूज़ करना है, आपका पेपर काफ़ी देर तक वाटर से गीला रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा और मोटा पेपर लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो पेपर की थिकनेस रहती है उसको हम जीएसएम में काउंट करते हैं, मतलब इसको ग्रेन्स पर स्क्वायर मीटर या ग्राम पर स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग पेपर आते हैं जो कि डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग हम अलग यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑयल के आते हैं तो वो थोड़ी से और मोटे आते हैं, 400 500 800 जीएसएम तक के पेपर तो मैंने खुद ही ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूरत नहीं है। वाटर कलर में 200-300 तक का काफ़ी रहता है, 200-300 जीएसएम का तक का पेपर। लेकिन रॉ प्रैक्टिस के लिए जो रफली प्रैक्टिस होती है उसमें आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो कि अभी हम पेपर को जब यूज़ करके देखेंगे तो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसिव मटेरियल वो भी आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप ले रहे हो वो क्या आपके अकॉर्डिंग, जो आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके जो आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके काम की नहीं है तो वो महंगी सस्ती उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार हम ऐसी भी चीज़ें उठा लेते हैं जो कि हमें केवल अट्रैक्ट करते हैं। लाइक कोई आर्टिस्ट है उसने कुछ यूज़ करके दिखाया, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वाटर कलर में कोई आर्टिस्ट है जो कि फैन ब्रश का यूज़ करके पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम थोड़ा सा, अगर हमारा फंडामेंटली सारी चीज़ें क्लियर है तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। हालांकि हम ग्रास वगैरह बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फिर भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको
थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपनी बजट के अकॉर्डिंग काम करना ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें मत लीजिए। और सस्ते मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसलिए आपको सही से चेक करके अपने मटेरियल्स को चूज़ करना है। तो चलिए हम पहले पेपर्स के बारे में देखते हैं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ दोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जब आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग कौन सा पेपर यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। लाइक अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा के इस वीडियो को देखिए, या कुछ भी आप दूसरा काम मत करिए, पूरे फोकस के साथ इस चीज़ को देखिए ताकि आप सारी चीज़ें क्लियरली समझ सकें, क्योंकि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को भी कवर करूँगा जो कि आपको स्किल लेवल पर भी हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान से पूरी चीज़ को देखना। अब यहाँ पे मैंने 5 टाइप के पेपर्स को लगा रखा है, तो इनका यूज़ मैं पर्सनली खुद करता हूँ, इसलिए मैंने सारे लगा रखे हैं जिनके मैंने ऊपर नाम भी लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड से पेपर को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये कुछ इस साइड से यहाँ पे सबसे कम जीएसएम का पेपर है, उसके बाद उनका जीएसएम और थिकनेस बढ़ती जाती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। तो ये नॉर्मल सा ड्राइंग पेपर है जो कि 65 जीएसएम का आता है। ये बेसिकली मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं, तो मैं एक साथ लेके आता हूँ। तो इस पे हम थोड़ा सा अभी कलर को अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे केवल बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। जब आप यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई करते हो तो देखिए कुछ ही देर में ये पेपर कम्प्लीटली गीला हो गया। अब यहाँ पे आप जब पानी अकेले लगाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप जब कलर इसमें लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि ये यहाँ पे ब्रश मार्क्स, जब ये चीज़ थोड़ी सूखेगी तो आपको कुछ कुछ पैचेस हल्के हल्के देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो कि पेपर बहुत जल्दी ये कलर सोख लेता है, क्योंकि काफ़ी पतला पेपर है। तो वाटर कलर में जो सबसे बड़ी गलती होती है पेपर के टाइम पे वो ये होती है कि हम वाटर कलर में जब काम करते हैं तो हमारा सरफेस काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा देर तक आपका सरफेस वाटर को होल्ड करके रखेगा उतना बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे जो पेपर है उसने बहुत जल्दी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक रफ प्रैक्टिस के लिए तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार हम थोड़ा सा लेट हो गए कलर को लगाने के लिए, या थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्राई कलर लेते हैं जहाँ पे थोड़ी उसमें थिकनेस रहती है, तो वहाँ पे थोड़े से उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन रफ प्रैक्टिस के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली भी नहीं पड़ता है और काफ़ी ठीक रिजल्ट्स इसके आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये थोड़ा सा गीला है, तो यहाँ पे हम एक बार की कलर और लगा के देखते हैं। तो ये चीज़ जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगी, लेकिन आपका सरफेस ऐसा होना चाहिए। देखिए अब थिक कलर में एक चीज़ है कि आप एक तो बहुत जल्दी इस पेपर में बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, वो कि क्यों कि ये पेपर बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है जब सरफेस पर वाटर नहीं रहता है तो जो आप उसमें जैसे कि आपने बेट ऑन बेट टेक्निक का यूज़ किया, तो अब यहाँ पे हमने ये कलर लगा दिया। अब हम दूसरा कलर जब तक मिक्स करेंगे तो वो उतना अच्छे से मिक्स हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी पेपर को सोख लेता है, पेपर कलर को सोख लेता है। तो जो एकदम ब्लेंड होना चाहिए, अब ऊपर की लेयर थोड़ी सी पहले ही सूख गई है, तो ये उतना अच्छे से मिलेगी नहीं। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है वो दिखेगी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा इस पेपर को बहुत ज़्यादा हाईली जो आपको बॉसेस के साथ काम करना है तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी बेसिक जो आगे मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो उसमें इस टाइप के पेपर, जो कि ये पेपर आपका जो नॉर्मल सी बच्चों की ड्राइंग बुक आती है 30-40 रुपए की, वो वाला पेपर है, तो इसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बॉसेस में या जहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ होता है तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आप। अब यहाँ पे जो दूसरा पेपर है वो इससे थोड़ा सा थिक है,
जो कि हमारा है शादी का कार्ड। शादी के कार्ड सभी के यहाँ आते हैं। तो इस पेपर में एक थोड़ी सी खासियत ये है कि इस पे आप थोड़ा थिक तो रहता है, लेकिन इससे थोड़ा ही कम रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे देता है। मतलब ये पेपर जितना कम जल्दी पानी एब्जॉर्ब करता है, उससे थोड़ा ही कम जल्दी ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये भी काफ़ी जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन रिजल्ट्स इस पर भी ठीक ठाक आते हैं। तो मैं बेसिकली जो नॉर्मल से स्केच बनाता हूँ तो वो उस पर इस पेपर पर मैं इजीली बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थिक पेपर है तो और सरफेस थोड़ा सा चिकना है, तो ये पानी को भी थोड़ा होल्ड कर लेता है। तो रफ प्रैक्टिस के लिए जितना भी रफ वर्क्स हैं आप उसके लिए इस पेपर को यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हमारी फ्री सुविधा है जो कि सभी को यूज़ करनी चाहिए। और इसका तो यूज़ मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट्स ठीक ठाक तो मिलते हैं, लेकिन इतने भी खराब मतलब सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पेपर में एक चीज़ रहती है कि सरफेस ज़्यादा चिकना रहता है, तो कई बार इस टाइप के जो पैचेस रहते हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि जो कलर है वो एकदम बहुत अच्छे से, जब आपको फिर 2-3 बार 4 बार इसको घिसना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन ठीक है, इस पेपर का यूज़ हम कर सकते हैं अपने वाटर कलर में रफ प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आप ये सोचो कि कमीशंस के लिए या आपको कहीं पेंटिंग डिस्प्ले करनी है, तो उस चीज़ के लिए इसका उपयोग उतना सही नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट ऑन वेट का भी ट्राई ले लेते हैं, तो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा भी गीला है, तो इसमें कलर जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कलर को भी लगा के देखते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको क्लियर होंगे। तो देखिए, अब जितना कलर में डार्कनेस बढ़ेगी उतना ही ये पेपर थोड़ा सा अलग रिएक्ट करता है, क्योंकि जब पतला रहता है जो पेपर, पानी जो हम पानी अप्लाई करते हैं, जो कलर अप्लाई करते हैं, वो जितना ड्राई रहता है, मतलब सॉरी ड्राई मैं बोल रहा हूँ, वो जितना ज़्यादा कलर आपका गीला होगा मतलब पतला होगा, उतनी जल्दी उसको पेपर पकड़ रखेगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा थिक कलर यूज़ करते हो, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है, तो वहाँ पे ये चीज़ आती है, क्योंकि कलर सरफेस पर उतना अच्छा अपनी पकड़ नहीं बना पाता है, तो उसकी वजह से इस टाइप से जो मार्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपको ब्रश को 2-3-4 बार ऐसे चलाना पड़ता है, तो वो चीज़ है थोड़ी। बाकी और इस पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका यूज़ आप कर सकते हो। और थिक कलर को थोड़ा सा नीचे आने में इस पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब ये वाला पेपर है जो कि है कैमल का 140 जीएसएम का ड्राइंग पेपर है। यहाँ पे मैं वाटर कलर के पेपर जो कि आगे लगे हुए हैं उनका यूज़ करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ड्राइंग पेपर का भी यूज़ आप अपनी रफ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये पेपर भी काफ़ी अच्छा पेपर है जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मोस्टली मैं अपने रफ प्रैक्टिस वाले पेपर्स ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छे पेपर आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। जो पर्सनली सारे पेपर मैं यूज़ करता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेपर यूज़ नहीं करता हूँ। इन्हीं पेपर्स में से जो ब्रिस्ट्रो का ये वाला पेपर है जो कि अभी हम आगे करके देखेंगे, इस पर मैं कमीशंस भी करता हूँ, अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो भी करता हूँ। लेकिन बाकी मेरी जो प्रैक्टिस रहती है वो रफ़ी प्रैक्टिस रहती है, तो उसके लिए मैं इन्हीं पेपर्स का यूज़ करता हूँ। अब एक चीज़ देखिए कि इन दोनों पेपर के कंपैरिजन में इस पर आप रिजल्ट्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे देख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन होती है 140 जीएसएम के पेपर पर। वहीं आप अगर इस पेपर को देखो जो कि 65 जीएसएम का, तो उस पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि इस मीडियम में आपका नीचे जो बना हुआ है जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से दिखनी चाहिए। और ये पेपर जो 65 जीएसएम का है वो मुड़ भी बहुत जल्दी जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको टेप से चिपका के रखा हूँ, इसलिए उतना अच्छा आपको मतलब उतना जल्दी दिख नहीं रहा है। लेकिन जो है जो इसके नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा गीला अब भी है, मैं उसको छू के देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जब पानी वाले काम करो तो वहाँ पे इस चीज़ को आप नहीं कर सकती, बाकी रफ प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। अब ये पेपर में देखिए ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी आप देख सकते हो, नीचे का पेपर कितना खूबसूरती से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा थिक कलर को भी यूज़ करके देखते हैं।
तो थिक कलर भी बहुत इजीली नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब है एकदम स्मूथ टेक्सचर आपको जो है फ्लैट वॉश क्लीन सरफेस आपको इजीली इस पेपर पर देखने को मिलते हैं। और अपनी ज़्यादातर प्रैक्टिस के लिए यही पेपर मैं यूज़ करता हूँ। इसका एक अल्टरनेटिव भी है लेकिन उसका रिज़ल्ट इससे थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन वो भी यूज़ कर सकते हो। ये कैमल का है आपका 140 GSM का, वो आपका डोम्स का 150 GSM का स्केच बुक। बाकी कॉस्ट दोनों की ही सेम है, रिजल्ट्स दोनों के ही लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप कोई भी पेपर इनमें से ले सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और ज़्यादा थिक कलर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो जो कि है कि पेपर अगर चिकना होगा तो वो कलर को उतनी जल्दी अपने अंदर होल्ड नहीं करेगा, वो कि मोस्ट ऑफ पेपर में होती है। तो उसके लिए एक चीज़ हम करते हैं कि पेपर को पहले से थोड़ा सा गीला करते हैं, फिर वो जब सूख जाता है तो उसके जो अंदर थोड़ी सी नमी रहती है जिसकी वजह से वो वाटर को होल्ड कर लेता है। लेकिन जो पैचेस यहाँ पे आपको अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कलर उतना जल्दी नीचे नहीं आ पाया, वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन सरफेस जो है थोड़ा सा थिक टेक्सचर में भी देखने को मिलेगा। इसलिए अलग अलग पेपर रहते हैं तो वहाँ पे उनकी बनावट भी अलग अलग रहती है। अब इस पेपर के कंपैरिजन में जैसे कि जो डोम्स वाला पेपर है उसमें भी थोड़ी से रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है स्मूथ टेक्सचर है उसका सरफेस थोड़ा सा इस वाले का जैसे कि चिकना है बहुत ज़्यादा, तो उसका उतना चिकना नहीं, थोड़ा सा रो टेक्सचर है। मतलब यहाँ पे अगर आप उंगली को फेरो तो वो इजीली नीचे आएगी, उसमें थोड़ा सा आपको सरकाने में उंगली को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये मैं ऐसा एक नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा उसका रो टेक्सचर है तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो उस पेपर में थोड़ा सा जैसा कि आप बेडिंग कार्ड्स को छूते हो तो वो उस टाइप का टेक्सचर रहता है डॉम्स के पेपर का, तो वहाँ पे कुछ इसी टाइप के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ब्रश मार्क्स रह जाते हैं डार्क कलर को लगाते टाइम, लेकिन इस पेपर में आप देखिए क्लियरली कितना स्मूथ, में थोड़ा सा नज़दीक में दिखाता हूँ तो कितना क्लियर स्मूथ टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही अब ये वाला पेपर है। अब इन दो पेपर की थोड़ी सी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है मार्केट में, लेकिन आप इसको ख़रीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। क्योंकि ये आपका ब्रिस्टो का 200 GSM का वाटर कलर पेपर है, जो कि आपको A3 साइज की शीट है जो 20-30 रुपए की एक पड़ती है। तो मैं तो सीधे इकट्ठा बंडल मंगाता हूँ जो कि 50 शीट्स का आता है, तो वो आपको अराउंड पड़ता है 1000 रुपये से तो ऊपर का ही पड़ता है, 1000 या 1200 को पड़ता है। तो वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में 1-2 शीट्स 4 शीट जो है आपके 200-300 रुपये का भी पैक आता है A4 साइज़ का, तो वो भी आप मंगा सकते हो। और ये वाला पेपर है जो कि आपका है 270 GSM का, ये कैमल का है, ये भी ड्राइंग पेपर है। तो यहाँ पे इस पेपर का यूज़ मैं अपनी पेंटिंग, जो ब्रिस्टो का पेपर है, पेंटिंग्स बनाने के लिए करता हूँ, कमीशंस के लिए करता हूँ। और ये पेपर है जहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है ज़्यादा बॉसेस के साथ, या बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करके स्केचेस करने होते हैं, तो वहाँ पे इस पेपर का यूज़ करता हूँ। हालांकि ये अभी मैंने रिसेंटली ही लिया है और इसके मार्केट में आपको जो है A5 साइज़ में तो अवेलेबल है, बाकी A4 साइज़ में मैंने काफ़ी ढूंढा है, वहाँ पे तो नहीं मिला। सो जो है जो बाकी के जो ऑनलाइन ऐप हैं उन पर भी मैंने देखा, अभी फ़िलहाल तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन A5 साइज़ में तो मार्केट में अवेलेबल है। ये पेपर आपको किसी भी साइज़ में A2 साइज़ तक का, और रोल भी आते हैं इसके जो कि आप ले सकते हैं, 5 मीटर के रोल भी आते हैं। तो वो आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेने हैं, लेकिन बाकी आपको प्रैक्टिस पर जितना ध्यान देना है उतना दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि रफ प्रैक्टिस है तो इस टाइप के पेपर यूज़ कीजिए, थोड़ा सा वाटर को ज़्यादा यूज़ करना है तो ये 2 टाइप के पेपर काफ़ी हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। ये कोल्ड प्रेस्ड पेपर है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा रो है। अब कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस का डिफरेंस मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जो कोल्ड प्रेस्ड पेपर रहते हैं तो उनका थोड़ा सा टेक्सचर मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको हल्के से डॉट 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 दिखेंगे। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि इस पर ब्रश को कंट्रोल करना स्टार्टिंग में ईजी रहता है, क्योंकि इसमें आपको जो है जो सरफेस है उसकी भी थोड़ी मदद मिलती है, तो उससे आप ब्रश को आसानी से होल्ड कर पाते हैं। लेकिन जो आपका हॉट प्रेस्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, उसमें आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने में मिलते हैं वाटर कलर्स में, लेकिन स्टार्टिंग में उस पर ब्रश को होल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए
अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इस पेपर को ही यूज़ कीजिए, उस पेपर को अभी लेने की हॉट प्रेस को ज़रूरत नहीं है। तो इस पेपर में थोड़ा सा रॉ टेक्सचर रहता है। तो देखिए अब यहाँ पे ब्रश को होल्ड करना काफ़ी इजी रहता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ पे जो हम एक दो कलर्स को मिक्स करके देखते हैं साथ में, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कलर्स को मिक्स किया आपस में। तो यहाँ पे आप कितने ही देर तक पेपर को गीला रख सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि पेपर सही होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि हमें थोड़ा सा पानी के साथ ज़्यादा काम करना है और वाटर कलर में, अब ये वाला सरफेस देखिए, ये बाकी के सरफेस के कंपेरिजन में वाटर को ज़्यादा होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से जो कलर मैंने ऊपर अप्लाई किया है, मैं दोबारा से कलर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने ऊपर कलर अप्लाई किया है, तो जब नीचे आ रहा है तो ऑलरेडी ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि जो कलर हमने फर्स्ट लेयर लगाई है वो अभी सूखी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक आपको ऐसा इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि केवल वाटर कलर में ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए ही कहा जाता है कि वाटर कलर में हम जो है किसी भी पेंटर की आप पेंटिंग को कॉपी नहीं कर सकते एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इम्पैक्ट बेस्ड रहती हैं। मतलब आप केवल इम्प्रेशन देते हैं उसका, तो उसके बेस पे आप केवल इम्प्रेशन ही दे सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं खुद भी दोबारा कॉपी नहीं कर सकता। मैं इस प्रोसेस को तो यूज़ कर सकता हूँ कि हाँ मैंने ग्रीन से ग्रीन कलर लगाया, उसके बाद मैंने कोबाल्ट ब्लू से उसको दिया, लेकिन ये टेक्सचर सेम टू सेम ऐसा ही क्रिएट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको किसी भी पेंटर की पेंटिंग को कॉपी करना है, स्पेशली वाटर कलर में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे लिए खुद ही नहीं है कि मैं खुद की पेंटिंग दोबारा से कॉपी कर लूँ। तो यहाँ पे आप काफ़ी देर तक वाटर कलर में इजीली पानी का ज़्यादा यूज़ करके वर्क कर सकते हो। लेकिन जब आप पानी का यूज़ करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलर आपको कब लगाना है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि पानी कितना होना चाहिए कलर में, आपको पेपर पर कब अप्लाई करना। मान लीजिए मैंने ये लेयर लगाई तो ये लेयर कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाए, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर लगाऊँ तो मुझे अपना मनपसंद जो इफेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो मिल जाए। अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा से ये लेयर अब भी थोड़ी सी गीली है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को नीचे करता हूँ तो देखिए लाइट उस साइड से आ रही है, तो ये अब भी गीली है। तो अभी इसके ऊपर मैं जैसे कि एक बार फिर से अगर थोड़ा सा ये रेड कलर लगाना चाहूँ तो ये अभी उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर भी वो थोड़ा सा मिक्स होगा, अपने आप से होगा। तो ये चीज़ आपको करनी नहीं होती, वो ऑलरेडी होती है। तो आपको टाइमिंग का भी थोड़ा सा वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है कि आपको कितने जल्दी या कितना देर से कलर को अप्लाई करना है। जब आप फिर प्रैक्टिस करते जाते हो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल यहाँ से शायद देखने के बाद प्रैक्टिस करें भी ना। तो मैं ये आपसे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को देख के एक्सपेरिमेंटेशन करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करोगे उसमें आपको फन भी मिलेगा, मतलब आप उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे जो पेपर रहते हैं उनको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वाटर कलर का जो सबसे मेन इफ़ेक्ट है वो है उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मीडियम में। अगर आप पेंटिंग बना रहे हो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इस टाइप से कलर लगाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। उन्होंने ब्रश में थोड़ा सा कलर लिया और इस टाइप से उसको करते हैं, मतलब केवल सीधा कलर पेपर पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो उसकी ओपेसिटी है, मतलब जो ओपेक कलर रहा, उसकी अपारदर्शिता है, वो यहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से पेपर का नीचे का सरफेस नहीं दिखता है। अब आप यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने थिक लेयर्स भी यूज़ की, तो उसके बाद भी आपको नीचे का टेक्सचर विजुअल हो रहा है। और इस चीज़ को करने के रीजंस रहते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इस टाइप से बात करते हो कि सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं
और कलर्स इधर उधर फैल रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप अगली लेयर देने जाओगे तो वो खिचड़ी हो जाएगी, वो उतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, और आप क्या टेक्सचर क्रिएट करना चाहे तो क्या वो हो पा रहा है। तो इसलिए ही वाटर कलर में पेपर भी इम्पैक्ट डालता है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। जब तक आप सही पेपर यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे मैं थिक कलर भी लगा रहा हूँ, और स्पेशली वाटर कलर में बहुत ज़्यादा थिक कलर नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ पे हम लेयरिंग में काम करते हैं। अब ये लेयर सूख जाएगी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा कलर अप्लाई कर देंगे। अब इस कलर में को लगाते टाइम हम इसमें कुछ भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पहाड़ बना दिया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ब्लू कलर को भी मिक्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जब तक आप ये बेसिक्स नहीं समझोगे, अब ये चीज़ें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर ली, तो इस चीज़ में क्या है कि आपकी जब एक फर्स्ट लेयर सूख गई, तो अब सेकंड लेयर आपने यहाँ पे जब अप्लाई की तो वो फैलेगी नहीं, और दूसरा आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हम अपनी डार्कनेस को बढ़ाते जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको अपने सरफेस के बारे में ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। और जो कि हमारा लास्ट सरफेस है, और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ब्रिस्टो का पेपर। तो इस पर देखिए आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अब ये वाला पेपर रह गया जो कि 270 जीएसएम का है। इन सभी पेपर्स में सबसे ज़्यादा थिक है, लेकिन थिक पेपर का होना और अच्छे पेपर का होने का भी थोड़ा डिफरेंस है। ये दोनों पेपर लगभग क्वालिटी के साथ ही काम करते हैं। ये पेपर एक स्केचिंग पेपर है, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जब आप टेप वगैरह लगा लेते हो चारों तरफ, उसको निकालते हो तो पेपर थोड़ा सा फट जाता है। बाकी पानी के साथ ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं आप। स्केच काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं रखा हूँ, यहाँ पे शायद रखे भी हैं पास में, तो मैं कुछ स्केचेस दिखाता हूँ जो कि इसी पेपर पर मैंने बनाए हैं। तो ये सारे स्केचेस हैं जो कि मैंने इसी पेपर पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता भी रहता हूँ कि क्या इसमें सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो जितना आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे केवल मैंने स्काई को ही पेंट किया है बहुत ज़्यादा, तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन में कैसा कैसा दिखेगा, क्या इम्पैक्ट रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। तो ये रिजल्ट्स आपको ये वाली स्केच बुक में इजीली देखने को मिलेंगे। तो यही पेपर है जो कि अब मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। यही स्केच बुक अभी मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पे अभी हम कलर पहले अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा थिन कलर लगाते हैं। तो देखिए इजीली कलर को आप देख सकते हैं, नीचे आ रहा है काफ़ी स्मूथली। आपको एक फ्रेश एकदम से गजब सा जो फ्लैट टेक्सचर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है ये पेपर भी। यहाँ पे आप जैसे कोई स्केचेस कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैट ऑन बैट टेक्निक बेसिकली होती है जब आप बैट के ऊपर ही बैट कलर लगाते हो। उसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो ये चीज़ रहती है। तो इसमें आप देखते हो कि एक खुद ही टेक्सचर क्रिएट होता है। तो जो स्काई बनाते हैं, हम बादल बनाते हैं, वो इसी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इस टाइप से। तो आपको फ्लैटनेस का तो सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि जो वाटर कलर में हम फर्स्ट लेयर देते हैं वो आप थोड़ी सी थिक दे रहे हो या थिन दे रहे हो वो डिपेंड नहीं करता। वो आपके सब्जेक्ट और आपका जो पेंटिंग का रेफरेंस है उसके मूड के अकॉर्डिंग करते हैं। वो अलग अलग आर्टिस्ट अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो चीज़ फ्लैट होनी चाहिए। जब तक वो फ्लैट नहीं रहेगी तब तक कि आपकी अगली लेयर उतनी अच्छी ब्यूटीफुली नहीं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जो एक काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, अभी रिसेंटली मैं उनसे आगरा में मिला था। उनका नाम है अमित कपूर सर, जो कि वाटर कलर के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी वहाँ पे
कि उनके जब मैंने वर्क्स देखे वहाँ पे उन्होंने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में वो केवल 2 टेक लिए थे, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, उतने में ही उन्होंने पेंटिंग कंप्लीट कर दी थी। मतलब ये अगर एक लेयर ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेकंड लेयर, और पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई। और बहुत गजब, आप देखोगे खुद ही उनकी पेंटिंग देख सकते हो, तो आप खुद कहोगे कि इतना एक्सट्रीम लेवल का वर्क, मतलब एक मास्टर, वो इतने मास्टर हैं इस चीज़ में कि एक वर्क को बनाने में 40 से 45 मिनट काफ़ी है उनके लिए। मतलब एक पेंटिंग में एक टेक लिया, दूसरा टेक लिया, काफ़ी है, और पेंटिंग कंप्लीट हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैंने तो उनको 2 ही टेक में वर्क करते देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लेयर देते हो वहाँ पे आप ये देखते हो कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखना है, कहाँ पे कितनी लाइट है, डार्क है। और जो सेकंड लेयर है उसमें वो केवल शेडोज को देते हैं। तो वो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ टाइम के साथ आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी क्लियरली बताई हैं। तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जितना अच्छा रिजल्ट से पेपर देता है उतना ही अच्छा ये भी देता है। तो आप दोनों में से कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा पेपर के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आप रफ प्रैक्टिस करते हो, बेसिकली बहुत ज़्यादा पानी के साथ काम नहीं करना है, तो ये बेडिंग पेपर, जो बेडिंग कार्ड का पेपर है वो, और ये डॉम्स का पेपर है, सॉरी डॉम्स का नहीं, कैमल का पेपर 140 जीएसएम का, ये दोनों आपके लिए काफ़ी बेस्ट हैं। और बाकी कि अगर आप थोड़ा सा वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से खेलना चाहते हैं, उसके साथ वर्क करना चाहते हो, तो ये दोनों टाइप के पेपर, जो कि कैमल का आपका 270 जीएसएम का पेपर है जो कि स्केचिंग पेपर है, और ये आपका ब्रुस्टो का 200 जीएसएम का वाटर कलर पेपर है। इसमें 300 जीएसएम भी आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हालांकि मुझे उतनी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। अभी आपने जितने भी सारे ये 5 टाइप के जो पेपर्स देखे हैं, वो पर्सनली मैं अपने वर्क के लिए यूज़ करता हूँ, और जो लास्ट में आपने पेपर देखा है वो मैं ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी और भी स्केचिंग के लिए अलग अलग टाइप के पेपर्स यूज़ होते हैं, तो वो तो अभी यहाँ पे दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाटर कलर में केवल इन्हीं टाइप के पेपर्स होते हैं जो अभी दिखाए। फिर उसमें आपको कुछ, जैसे कि यहाँ पे रो टेक्सचर वाले, कुछ आपको हॉट प्रिंट, कोल्ड प्रिंट, अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं। उनमें कुछ में ग्रेन्स रहते हैं, कुछ में स्मूथ सरफेस रहता है, और कुछ में कॉटन 100% कॉटन से बना रहता है, जो कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है वाटर के लिए, वाटर कलर के लिए। कुछ में कम कॉटन रहता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के पेपर्स आते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास सब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको करनी है प्रैक्टिस। और यहाँ पे पेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ख़राब होने का ऐसा है कि हर एक चीज़ जो ख़राब होती है वो आपको कुछ ना कुछ तो दे के जाती है, जो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम महंगे पेपर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार पेपर तो महंगा है, अगर मैं इस पर पेंटिंग बनाऊंगा ख़राब हो गई तो यार क्या होगा। तो उस चक्कर में हम कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सस्ते पेपर इसलिए ही लेने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। और उसके बाद फिर आप ऑलरेडी जब खुद ही इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कौन सा पेपर मेरे लिए बेस्ट है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने काम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को ले सकते हो। फिर आप एक्सपेंसिव पेपर भी इन फ्यूचर ट्राई कर सकते हो। बाकी इन पेपर्स के अलावा आपको जो बेसिक्स हैं वाटर कलर के, लाइक आपको कलर थ्योरी हुआ, आपका कलर मिक्सिंग हुआ, और जैसे कि वाटर की जो टेक्निक्स हुई वाटर कलर की, कि कैसे वाटर को यूज़ करना है, कैसे कलर्स को मिक्स करना है, और कैसे उनको हैंडल करना है। जो वाटर कलर की एक्सरसाइजेस है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी इस चैनल पर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो डाल चुका हूँ स्केचिंग के बारे में, क्योंकि वाटर कलर में स्केचिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो और भी जो सारी चीज़ें वो भी धीरे धीरे इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसलिए इस पेज को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे कनेक्टेड रहिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो उससे इसकी इंगेजमेंट भी बढ़ती है, तो ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं,
तो जो आर्टिस्ट को ऑलरेडी कंफ्यूज करती है, क्योंकि मैंने अभी पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है। जब मैं अपना स्कूल टाइम में था, 10-11 क्लास में था, तब मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि कोई सही गाइडेंस नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि रियाज राहुल सर हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब तक आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगी इस फील्ड में, तब तक आप इम्प्रूव सही तरीके से नहीं कर सकते। कोई भी फील्ड हो, जब तक आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरा फॉर्मेट में चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। इसलिए जितने भी इसमें वीडियो में डालता हूँ, वो हमेशा मैं ये सोच के डालता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले। तो ये वीडियो अभी मैंने रिसेंटली एक छोटा सा डेमो भी लास्ट वीडियो डाला था, तो वो आप एक स्केचिंग के को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हो, उसको कर सकते हो। लेकिन आपको और भी जो सारी चीज़ें हैं कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है इसको एज अ प्रोफेशनली, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करनी है और समझते हुए करनी है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जो अभी आपने पेपर्स के बारे में सीखा, समझा, उसको थोड़ा सा खुद से एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके भी देखिएगा।